India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिकपालीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा बुधवार शाम तक शाहजहां को सीबीआई को सौंपें। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ कटाई के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और डीएफओ को लगाई फटकार। नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर लगाया बैन। सीबीआई को 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 7 बीजेपी विधायकों के निलंबन को किया रद्द। उपराज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा करने पर स्पीकर ने की थी कार्यवाही। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट में अवैध निर्माण पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री रावत पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नौकरशाहों राजनेताओं ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को कचरे में फेंक दिया है। कोर्ट ने सीबीआई से 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है। देखिए एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये साफ है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्य जीव संरक्षण की जरूरत को पहचानती है। आदेश के बाद अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की परिधीय और बफर जोन में बाघ सफारी की छूट दी जाएगी। अदालत ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद को भी फटकार लगाई। जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि वे पूर्व मंत्री के दुस्साहस से हैरान हैं। उन्होंने जनता के विश्वास को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मामला फिलहाल सीबीआई के पास है, इसीलिए कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन एजेंसी को 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। एक्टिविस्ट गौरव बंसल ने याचिका लगाते हुए कहा कि पाखरोड टाइगर सफारी में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई से लेंसडाउन में बाघों का घर नष्ट हुआ और उनकी संख्या कम हुई। अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई जैसा फैसला केवल 2 व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, इसमें कई और लोग भी शामिल हो रहे होंगे। यह ऐसा मामला है जहां पर नौकरशाहों और राजनेताओं ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के बहाने इमारतें बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की। उन्होंने पैसा कमाने के लिए नियम कानूनों को ताक पर रख दिया। इन सब के बावजूद राज्य सरकार जंगल की स्थिति बहाल करने की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। मामला 2017 से 2022 के बीच का है, जब जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी और दूसरी टूरिज्म सर्विस स्पॉट बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया था। राष्ट्रीय उद्यान में 4 दीवारी और इमारतों को भी बनाया गया। उस समय हरक सिंह रावत राज्य के वन मंत्री थे। देहरादून की रहने वाली अनुपंथ ने भी उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। तब याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कॉर्बेट में 6000 पेड़ों की कटाई की गई थी। मामले की जांच के लिए एक समिति भी बनाई गई थी, जिसने ये पता लगाया कि क्या राष्ट्रीय उद्यानों के बफर या सीमांत क्षेत्रों में
टाइगर सफारी की परमिशन दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने कालागढ़ वन प्रभाग के पाखरो और मोरघट्टी फॉरेस्ट में 2021 में टाइगर सफारी के लिए अवैध निर्माण के लिए रावत और चंद को जिम्मेदार ठहराया था। जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी बनाए जाने की प्रस्तावित योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि बाघ के अवैध शिकार में काफी कमी आई है। हालांकि जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पेड़ों की अवैध कटाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसा कि जिम कॉर्बेट में हुआ था। समिति ने उत्तराखंड सतर्कता विभाग को अनियमितताओं में शामिल वन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने के लिए हरी झंडी भी दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा से 7 बीजेपी विधायकों का अनिश्चितकालीन निलंबन रद्द कर दिया है। बता दें कि विधायकों की याचिका पर 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इन विधायकों पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप थे। इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने निलंबन का प्रस्ताव रखा था, जिसे पारित कर दिया गया था। वहीं स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों द्वारा बाधा डालने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया था। बता दूं कि बीजेपी के जिन विधायकों को निलंबित किया गया था उनमें मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन, अभय वर्मा, ओपी वर्मा और अजय महावर शामिल हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश सुनाते हुए कहा कि रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है। वहीं कोर्ट में विधायकों की ओर से तर्क दिया गया था कि मामले में विशेष अधिकार समिति की कार्यवाही के समापन तक उनका निलंबन नियमों का उल्लंघन है, जबकि विधानसभा अधिकारियों ने ये दलील दी कि विधायकों का निलंबन उचित है। बता दूं कि बीजेपी के विधायकों ने 15 फरवरी को विनय सक्सेना का अभिभाषण के दौरान उन्हें कई बार रोका था। वहीं जब विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों के खिलाफ मिली शिकायत को विशेष अधिकार समिति को भेज दिया था। हालांकि विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर सभी बीजेपी विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया गया था। इसके साथ ही बजट सत्र की अवधि भी 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई थी। स्पीकर के फैसले के बाद बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि विधानसभा तानाशाही के अधीन है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और एक साजिश के तहत विपक्षी विधायकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। बता दें कि निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए विधायकों ने कहा था कि इस मामले में अदालत का रुख करेंगे। लेकिन मेन जो मुख्य मुद्दा ये है कि हमारी तीनों रिट पिटीशन आज अलाउ हो गई और बेसिकली तीनों रिट पिटीशन में हमारी जो प्रेयर थी वो मोशन के अगेंस्ट में थी कि मोशन को गलत ढंग से लाया गया, उस मोशन को गलत ढंग से अडॉप्ट किया गया और उस मोशन के तहत मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजा गया था और हमारे सातों एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये हमारी मुख्य प्रेयर थी और आज हमारी रिट पिटीशन अलाउ हो गई है और डिटेल जजमेंट आने के बाद फिर पता लगेगा कि कौन सा आधार था और क्या था इसमें। बिहार में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति का आरोप लगाने वाली और राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या RTE एक्ट के प्रावधानों को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और अधिकारियों से जवाब मांगा। जी हां, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ याचिकाकर्ता राइट्स ग्रुप द्वारा पटना हाई कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसके द्वारा दायर समान मुद्दों पर आधारित जनहित याचिका खारिज कर दी थी। बता दूं कि कथित तौर पर याचिकाकर्ता की टीम ने बिहार के सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन किया और उचित कक्षाओं, स्वच्छता सुविधाओं और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों सहित महत्वपूर्ण सुविधाओं में गंभीर कमियां पाई। अभ्यास के दौरान पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों के स्कूल कथित तौर पर खतरनाक स्थिति में पाए गए, जिससे स्टूडेंट और शिक्षण कर्मचारियों के जीवन और कल्याण को खतरा पैदा हो गया। टीम ने आगे कहा कि स्टूडेंट्स के बीच मिड डे मील का वितरण स्वच्छ और सम्मानजनक तरीके से नहीं किया जा रहा है। साथ ही एक और चिंताजनक अवलोकन ये है कि नामांकित स्टूडेंट्स में से 50% से अधिक छात्र इन स्कूलों से लगातार अनुपस्थित हैं। इन निष्कर्षों की ओर इशारा करते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि 2009 अधिनियम को बिहार में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।
जनहित याचिका के साथ इसने अपनी टीम द्वारा संकलित 27 सरकारी स्कूलों की स्थिति का विवरण देते हुए व्यापक रिपोर्ट दायर की। बता दें कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को गलत बताते हुए खारिज कर दिया। ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता अपनी रिपोर्ट्स के साथ आगे आया, जिसके आधार पर वह निर्देश मांग रहा है, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा सका। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केरल सरकार और केंद्र के बीच वित्तीय विवाद मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को सराहते हुए कहा कि भारत एक जीवंत अर्थव्यवस्था बन गया है। जस्टिस कांत ने कहा, अब हम जब विदेश जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि दुनिया भारत को पहचानती है और ऐसा देश की आर्थिक वृद्धि के कारण संभव हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केरल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इस मामले पर एक बैठक करें और वित्तीय मुद्दों को सुलझाएं। उस बैठक के नतीजे के आधार पर दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आ सकते हैं। ये तीसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बैठाकर मामला सुलझाने को कहा है। आपको बता दें कि साथ दोनों पक्षों से ये भी कहा गया है कि मामले के लंबित रहने तक इस विषय पर मीडिया से बात ना करें। आज सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की है कि केंद्र राज्य सरकार को धन जारी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार को अपने कार्यों को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि केरल को दिए जाने वाला 13,000 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन प्रदेश सरकार अब अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए देने की मांग कर रही है, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। दरअसल केरल सरकार ने अपने वित्त प्रबंधन के लिए 13,000 करोड़ रुपए जारी करने और अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें कि केरल सरकार का कहना है कि वह धन विभिन्न प्रकार के करों के रूप में मिलता है, जिसे केंद्र सभी राज्यों को आवंटित कराता है। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने ममता सरकार की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई से मना किया जिसमें शाहजहां शेख मामला सीबीआई को सौंपे जाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि मामले में जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हमें हाईकोर्ट के आदेश के अवमानना का सामना करना होगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वो सीजेआई के समक्ष अपनी बात रखें, वो ही मामले को जल्द लिस्ट करने पर फैसला लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सुनवाई कब हो ये सीजेआई तय करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को कहा है कि वो बुधवार शाम तक शाहजहां को सीबीआई को सौंप दें। बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की टीम पर 5 जनवरी 2024 को हमला हुआ था। इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के इसी आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। संदेशखाली में महिलाओं पर कथित अत्याचार करने वाले और ईडी की टीम पर हमले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता शाहजहां शेख को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार सुबह सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की सरकार को एक बार फिर निर्देश दिया कि पुलिस संदेशखाली के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपे। पश्चिम बंगाल के इस बहुचर्चित प्रकरण पर अदालत ने दो टूक कहा कि संदेशखाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को लेकर कोर्ट ने कहा है कि राज्य पुलिस ने इस मामले में लुका छुपी का खेल खेला है। आरोपी बेहद राजनीतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है। बुधवार 4:15 तक जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और आरोपी की हिरासत भी केंद्रीय एजेंसी को दे दी जाए।
इससे पहले हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि शेख शाहजहां को मंगलवार शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंप दें। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार ने कहा कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शेख शाहजहां मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में तारीख देगी। सीजीआई तय करेंगे कि इस मामले में सुनवाई कब होगी। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष रखा गया था। जस्टिस खन्ना ने उन्हें सीजीआई बेंच के सामने इसका जिक्र करने को कहा। जस्टिस खन्ना ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और कहा कि सीजीआई तारीख तय करेंगे। शेख शाहजहां संदेश खाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले के मुख्य आरोपी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का निष्कासित नेता है। संदेश खाली में 5 जनवरी को लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वो राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख शाहजहां के परिसर पर छापेमारी के लिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के महारौली में कुछ धार्मिक संरचनाओं के अस्तित्व पर अपना फैसला टाल दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और अधिकारियों को पहले अदालत द्वारा गठित धार्मिक समिति को अपना प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ महारौली पुरातत्व पार्क के अंदर 13वीं सदी की आशिक अल्लाह दरगाह और बाबा फरीद की चिल्ला गाह सहित सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं को विध्वंस से बचाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तलहा अब्दुल रहमान के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें वकील मोहम्मद शाज खान और अदनान यूसुफ ने सहायता की। बता दें कि सुनवाई के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के वकील सीनियर एडवोकेट कैलाश वासुदेव ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, अगर धार्मिक समिति संरचना को मंजूरी देती है तो हम इसे नहीं छूते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे हटाया जा सकता है। वासुदेव ने आगे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश की ओर इशारा किया, जिसमें विशिष्ट क्षेत्र की रक्षा की गई जहां दरगाह स्थित है। ये दर्शाता है कि वे इसे नहीं छुएंगे। डीडीए की विध्वंस कार्यवाही को सही ठहराने के लिए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस संरक्षित क्षेत्र के बाहर कई अनधिकृत संरचनाएं खड़ी हो गई हैं। आगे कहा गया, अगर आप हमारे द्वारा संलग्न की गई तस्वीरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश संरचनाएं सन 1337 की नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया है। यदि ये संरचनाएं 1337 की हैं तो ये वास्तुशिल्प चमत्कार है माय लॉर्ड। साथ ही ये पूरा क्षेत्र पुरातत्विक पार्क है जिसे हम विकसित करना चाहते हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों के कारण हम विवश हैं। साथ ही ये वन क्षेत्र है जहां वे निर्माण कार्य नहीं कर सकते। इन प्राचीन स्मारकों की आई में और भी बहुत कुछ हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हमने साइट पर निरीक्षण किया है। वहीं सीनियर वकील ने तब हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सिस्टम में सुरक्षा उपायों के मद्देनजर बिना सोचे समझे विध्वंस की आशंकाओं को गलत करार दिया गया, जिसमें सितंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित धार्मिक समिति की मंजूरी लेने की आवश्यकता भी शामिल है। आपको बता दें कि वासुदेव ने आश्वासन दिया, हम इसी बात का पालन करेंगे। आखिरकार पीठ ने मामले को 4 सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। इस बीच अधिकारियों के साथ साथ याचिकाकर्ता या अन्य पीड़ित व्यक्तियों को अपने अभ्यावेदन के साथ धार्मिक समिति से संपर्क करने की अनुमति दी गई है। तो फिलहाल के लिए कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.